देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, मैं दोबारा से वहीं पर जाता हूँ एक स्टेप में जो मैंने उस टाइम रिपीट कराया था, जहां तक हमने कर लिया था उसके बाद से। क्योंकि वो मैंने अलग से लिख समझाया था आपको, एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि इस मीटिंग में भी रहे। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल हम पढ़ रहे थे एक डाइपोल के बारे में। इधर माइनस क्यू चार्ज था, इधर प्लस क्यू चार्ज था। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप लेते हैं 2a। उसके बाद आपने क्या किया था, इस डाइपोल की वजह से इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर आपने पोटेंशियल निकालना था, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उस एंगल को थीटा लेते हैं। ये था हमारे पास A, ये था हमारे पास B। यहाँ तक था ना, आपको याद आ रहा होगा कुछ? जी। तो हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे थे लास्ट क्लास में। वो एक्सप्रेशन थी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस A और B की वजह से कितना होगा पॉइंट P पर। तो उसको आपने लिखा था VA प्लस VB, जो कि बना था A की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा था, B की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा था। और इसको हम सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुंच गए थे, एक स्टेप तक पहुंच गए थे। V इज इक्वल टू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r - a cos थीटा -1/r+a cos थीटा। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन लिखी थी, जो कि थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ ब्रैकेट में आया था ये 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आया था r² - a² cos² थीटा। फिर आप इस क्यू को अंदर ले जाइए, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू। क्यू इंटू 2a cos थीटा अपॉन r² - a² cos² थीटा। ये एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे हम। और फिर हम क्यू इंटू टू ए को कन्वर्ट कर देंगे डाइपोल में। जी। तो उसके साथ आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है क्यू इंटू 2a वेक्टर। ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखें इस चीज को, इसको, तो ये है क्या, पोटेंशियल आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p cos थीटा। ये आ जाएगा नीचे r² - a² cos² थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको एक्सप्रेशन? जी। देखिए, आपकी ये इक्वेशन जो आई है, यही हमारा मेन एम लेकर आना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की तरफ।
देखिए, डाइपोल की जब मैं बात करता हूँ ना रेहान, इधर देखिएगा स्क्रीन पर, ये डाइपोल है मेरा, माइनस क्यू प्लस क्यू। इस डाइपोल के अलोंग अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सिस बना ली थी, और इस एक्सिस के अलोंग आप इस पोजीशन पर निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इस पोजीशन पर निकालते थे। तो इन दोनों पोजीशन के कुछ स्पेसिफिक नाम होते थे, बताएंगे क्या क्या होते थे? एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये होता है हमारा एक्सियल पोजीशन। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी जो पीछे एक्सप्रेशन आई है उसको आप कम से कम 2-3 बार लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रह पाए। वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन R² माइनस A² कॉस स्क्वायर थीटा। यही एक्सप्रेशन है। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यूज करूंगा इसकी 2-3 चीजों का। सबसे पहली चीज आप लिखिए कि जो आपका R है वो काफी 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 बड़ा है A से, और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू की रेंज होती है कि ये जीरो -1 से। से हमेशा 1 के बीच में लाई करती है। 0 से कब? -1 से 1 लाई करती है जनाब। ये माइक के साथ क्या हो रहा है आपके? हाँ, हाँ, वो इंटेंशनली कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर आपका, मैं कहूँ कि दो नंबर बहुत बहुत बड़े हैं, एक ले लीजिए आप 100, और मैं कहूँ 100 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1 या 2, तो अगर मैं इनका स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, इनके बीच में जो जी। गैप आएगा वो और बड़ा गैप आ जाएगा, है ना? हाँ। तो आप यहाँ लिखिए R² जो होगा वो काफी 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 बड़ा होगा A² से। ठीक है। जी। और इसकी वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगी तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब R² की वैल्यू हमेशा बहुत बहुत बड़ी होगी A² कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है R² माइनस A² कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? R² ही लिख सकते हैं। हाँ। लिख सकते हैं। जी। तो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है आपकी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? R² माइनस A² कॉस थीटा। इसकी जगह आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन R²। लिख सकता हूं मैं ये वाली बात? जी सर। ठीक है, तो अब आपकी एक्सप्रेशन स्मॉल हो गई, क्या हो गई? ये हो गई। इतना क्लियर है? जी। अब मैं बात करता हूं दो अलग अलग पोजीशंस की। पोजीशन नंबर 1 आपकी इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन पर आप क्या करेंगे? ये है डाइपोल, -Q प्लस Q। जो आपने R लिया था वो R कहाँ पे था? वो सेंटर से लेके कोई पॉइंट यहां पर था। जी। अब आप इस पोजीशन को चेंज करके इक्विटोरियल पोजीशन अगर करेंगे
तो क्या होगा? तो बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट हो जाएगा। हाँ इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो 90 हो जाएगा। जी पहले जो एंगल सर। बन रहा था वो थीटा था, अब थीटा कितना हो जाएगा? 90। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जो आपके थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? कॉस 90। तो कॉस 90 होता और है कॉस 90 कितना 0। हो जाएगा? 0। तो अगर मैं पीछे वाली इक्वेशन में v की जगह लिखूं v इक्वेटोरियल, एक्सप्रेशन क्या बनेगी? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए आप, जो कि हो जाएगी के पी कॉस 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? v इक्वेटोरियल है। कॉस 90 कितना होता है? 0। यानी कि ये पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। तो आपका जो v इक्वेटोरियल आएगा वो कितना आएगा? 0। हाँ यानी ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए? इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब आ जाइए आप सेकंड पार्ट पर, जिसमें आप बात करेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए। अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करूं, ये रहा मेरा डाइपोल, -q +q। आपने जो r लिया था वो था क्या? वो बेसिकली सेंटर से यहां तक का कोई पॉइंट था। अब आपको क्या करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन की जगह एक्सियल पोजीशन लेनी है, तो पॉइंट कौन सा लेंगे? ये वाला। हाँ। तो यहां पर होने क्या वाला है? पहले जो एंगल था थीटा था, इस बार थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। यहाँ लिखिए एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू होती है, वो होती है 0 डिग्री। तो कॉस थीटा की जगह आप क्या लिखने वाले हो? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आप पीछे एक्सप्रेशन लिख कर आए हैं v का, के पी के पी कॉस थीटा कॉस। बाय आर स्क्वायर। अब आप कॉस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो v तो हो जाएगा के मिलेगा पी ए पी बाय आर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो v एक्सियल आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? ओके सर। ये बात समझ में आई आपके? जी। अब मैं आपको एक समरी लिखा दूं। हाँ। देखिए, समरी में अभी तक हमने जो पढ़ा, हम उसकी बात करेंगे। आपने तीन अलग अलग पोजीशन पर पोटेंशियल निकाला, किसी एंगल पर, एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो जो आपका फॉर्मूला आएगा कहाँ पर? अदर देन इक्वेटोरियल और एक्सियल। जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है? v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन के लिए क्या बन जाता है? v इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर। के पी बाई आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला
इक्विटोरियल पोजीशन के लिए क्या बन जाता है? V जीरो। इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? जी। ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, लिखिएगा, क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द V0? V0 कहाँ पर है? इक्विटोरियल पोजीशन पर है कि नहीं? जी। इसके बारे में लिखिएगा आप, आंसर इसका मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। पॉइंट वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो। पॉइंट वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है इस पॉइंट पर? ई जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। एक तो आपने पीछे लिखा था 2 kp/r³, एक है kp/r³। तो कौन कौन सी पोजीशन के लिए है ये? देख के बताइए पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए कितनी आती है? नहीं पता? नो। देख लो यार, पीछे नोट्स में होगा। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स नहीं किए तुमने कंप्लीट? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर। ओ सर, मुझे लगा ये चैप्टर का। वहां के डायपोल। क्यू टू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। कहाँ तो पर होती है? मतलब इक्वेटोरियल। हाँ। वी इक्वेटोरियल और वी एक्सियल ये होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 2 kp/r³। इसी तरह अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करूंगा। सर, एक्सियल पे -2 kpr होता है। एक्सियल पे -2 होता है, ठीक है ठीक। -2 kpr। वो एक ही बात है, उसको मैंने आगे भी लिखाया होगा सेट करके। देखो ये तो होगा इक्वेटोरियल के लिए। अगर मैं बात करूंगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सियल पोजीशन, उसके लिए आपका जो वी इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल आ रहा है,
वो बराबर है KP अपॉन आर स्क्वायर के। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पर तो वो आएगी 2 KP अपॉन R क्यूब। ठीक है। जी। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा तो। लिख लिया रेहान, ये समझ में आया ये वाला पोर्शन? जी। ठीक है। एक हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। ये थ्योरी है थोड़ी सी, इसके बारे में लिख लीजिए। पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उससे पहले मुझे एक बात बताइए आप। देखिए, एक जगह यहाँ पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल यहाँ पर है। यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल है 10 वोल्ट का, और यहाँ पर पोटेंशियल है 8 वोल्ट का। मैंने ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में। तो मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? 10 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ जाएगा या 8 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ जाएगा? सर इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट से 8 वोल्ट पे जाएगा। जाना तो चाहिए, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल है। है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन जो आइडेंटिटी है ना, ये एक्चुअल में एक नेगेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब जो डायरेक्शन होती है ना इसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो वो होती है नेगेटिव से लोअर पॉजिटिव। पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा इधर की साइड। बिल्कुल सेम तरह, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर इसी सेम क्वेश्चन के लिए 10 वोल्ट, यहाँ पर है 8 वोल्ट, और मैंने यहाँ क्या रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया। प्रोटॉन किधर जाएगा? सर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो हाँ हाँ, ठीक है। हायर प्लस पोटेंशियल चार्ज, से लोअर पोटेंशियल। ये नॉर्मली हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे कैसे? आपने करंट फ्लो होते हुए देखा है? सर देखा तो नहीं हूँ। देखा तो मैंने भी नहीं है। बुक्स में जिस तरीके से फ्लो कराते हैं वो कैसे कराते हैं? जी। ऐसे करके बैटरी होती है, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है ना? अगर हाँ। कहीं पर दे रखा है बैटरी 10 वोल्ट की है, इसका मतलब पता है 10 वोल्ट कैसे बनता है? ये 10 वोल्ट बनता है 5 वोल्ट पॉजिटिव, और ये माइनस, माइनस का 5 वोल्ट नेगेटिव। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होगा वो कितने का होगा? 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट। तो एक तरफ आपके पोटेंशियल है +5 वोल्ट, एक तरफ है -5 वोल्ट। तो मुझे बताइए, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट में कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है? सर कौन सा ये हायर हायर पोटेंशियल हायर होता है पॉजिटिव कि लोअर? 5 और नेगेटिव 5। तो मुझे बताइए करंट किधर से किधर फ्लो होता है आपका? सर इधर से करंट इधर जाएगा, फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब +5 वोल्ट से -5 वोल्ट की तरफ, हाँ। यानी हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि जो मोशन होता है, करंट का मोशन अगर इधर की तरफ है तो आपके इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होते हैं? इधर की साइड, है ना? तो आप यहाँ देखेंगे ना, ये तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इसके उल्टे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके ऐसे ऐसे। तो आपका जो करंट है, या कह लीजिए प्रोटॉन है, इनका जो मोशन होता है वो किधर से किधर होता है? हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो मोशन होगा वो किधर से होगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। क्लियर है? जी। ठीक है। अब मेरे पास, आप अज्यूम कीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक और सॉरी, ये एक और सरफेस है इसके अंदर, और इनके बाहर एक और सरफेस। इस तरह से मेरे पास सरफेसेस हैं। दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, एंड दिस इज सरफेस नंबर 3। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं और इस सरफेस पर रख दूं, मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, इस सरफेस पर रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मोशन करेगा, जी। है ना? मोशन करेगा, इस सरफेस से सरफेस पे जाने की कोशिश करेगा, इस सरफेस से सरफेस पे जाने की कोशिश करेगा। जाएगा तभी जब यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? लोअर से हायर जाता है। हाँ। ठीक है। तो अगर मैं सेंटर के रिगार्डिंग निकालूं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर बार बराबर आएगी ना? अगर मान लो ये आर है, ये आर डैश है, और ये आर डबल डैश है, तो अंदर वाले सर्किल के लिए सबकी जगह आर ही रहेगी। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ये होता है जी। पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इस सरफेस पर देखेंगे, क्या चार्ज खत्म हो रहा है इस सरफेस पर? अगर मान लीजिए चार्ज। इस सरफेस पर कोई चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है, इस सरफेस पर चार्ज है क्यू डैश, इस सरफेस पर चार्ज है क्यू डबल डैश, तो इस पूरी सरफेस पर वो चार्ज रहेगा। तो आपका चार्ज कैसा है? कांस्टेंट है। आपका आर भी कैसा है? कांस्टेंट है। कौन। तो आपका जब क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और यहाँ जो आप के यूज कर रहे हैं ये भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कैसा होगा? हर जगह पर सेम होगा। इसीलिए ये जो सरफेस है, इस इंडिविजुअल सरफेस को बोलेंगे सरफेस 1, इसको सरफेस 2, इसको सरफेस 3। तो अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे ना सरफेस 1 पर, तो ये इस पॉइंट पर निकालिए, इस पॉइंट पर निकालिए, इस पॉइंट पर निकालिए, इस सरफेस पे कहीं भी निकालिए, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। आ रही है बात समझ में? इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो आपका कैसा होगा? सेम। सेम होगा। इसलिए लिखिएगा आप, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज दैट सरफेस इट इज दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट
ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल या सेम। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? जी। अब ये सरफेस में ले लेता हूं और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पोटेंशियल होगा बी ए, और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आ गया बी बी पर। इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया। इलेक्ट्रॉन का मोशन आपने क्या पढ़ा था? वर्क डन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसके लिए तो आपने वर्क डन पढ़ा था। हाँ। वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू। लेकिन ये जो सरफेस है ना आपकी, ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल जितना ए पर होगा उतना ही पोटेंशियल बी पर होगा। अब आप यहाँ डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी इंटू जो इलेक्ट्रॉन आपने मूव कराया है उस पर चार्ज है क्यू। तो वर्क डन हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल दोनों जगह सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा जीरो, और जीरो इंटू क्यू हो जाएगा वर्क डन। और वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इसका ये मतलब है कि जब भी आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव कराएंगे तो उसको मूव कराने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जी तो सर, आज हम इतना ही सही है। रखेंगे। ओके जी सर। बताइए। बताइए बताइए। एक क्वेश्चन पे जा ही रहा था वैसे भी। क्या चीज? सर मैं अभी बोल रहा था मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज, इतना ही रखेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। आपको ये मैं फाइल भेज दूंगा दोनों। ठीक है। तो आप इस ओके काम को सर। डिले मत कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। जी। ठीक है। मिलते हैं कल अपने पुराने टाइम पर।